हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा इनकम टैक्स में जो दो नए रिजीम आए हैं, तो कौन सा रिजीम आपके लिए ज्यादा बेटर है, कौन से टैक्स सिस्टम में आपको ज्यादा टैक्स बेनिफिट होगा, कौन से टैक्स सिस्टम को ऑप्ट करते हुए आप अपना टैक्स बचा पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए कि कौन सा टैक्स ऑप्शन आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं। न्यू इनकम टैक्स रिजीम अंडर इनकम टैक्स। दोस्तों, ये जो नया रिजीम आया है ये सेक्शन 115 BAC में कवर होता है। तो इनकम टैक्स के अंदर एक सेक्शन है 115 BAC जो कि फाइनेंस एक्ट 20 में इंट्रोड्यूस हुआ था। दोस्तों, देख लेते हैं ये सेक्शन क्या कहता है। बेसिकली ये सेक्शन फाइनेंस एक्ट 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ है दोस्तों, और जिसकी एप्लीकेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए एप्लीकेबल होगा, जिसका रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर रहेगा दोस्तों 2021। ये सेक्शन ये कहता है कि पहले इनकम टैक्स में जो हमारा स्लैब चला करता था उसके अलावा एक नया स्लैब और इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी बात अभी हम इसी वीडियो में थोड़ी देर बात करेंगे। तो ये सेक्शन जो एप्लीकेबल है दोस्तों वो इंडिविजुअल्स और HUF के लिए एप्लीकेबल है। और यहाँ पर खास बात ध्यान रखने वाली है, अगर आप नए वाले टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं जो कि सेक्शन 115 BAC में डिफाइन है, तो उस केस में आपको कुछ अपनी स्पेसिफाइड डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस छोड़नी पड़ेंगी दोस्तों। जी हाँ, अगर आप नए वाले सिस्टम को ऑप्ट करते हैं, नए वाले स्लैब को ऑप्ट करते हैं, तो कुछ ऐसी डिडक्शंस हैं, कुछ ऐसी एग्जेम्पशंस हैं जो आपको भूलनी पड़ेंगी। उन डिडक्शन, उन एग्जेम्पशन की बात मैं इसी वीडियो में आपके साथ करूंगा कि कौन सी ऐसी वो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी अगर आप नए वाले सिस्टम में जाना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, नया सिस्टम और पुराना सिस्टम ऑप्शनल है। या तो आप नए सिस्टम को फॉलो करते हुए अपना टैक्स पे कर सकते हैं, या आप पुराने सिस्टम को फॉलो करते हुए अपना टैक्स पे कर सकते हैं। और यहां तक कि दोस्तों, ये ऑप्शन आप हर साल चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं, कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं जो हमें छोड़नी पड़ेंगी अगर हम नए वाले सिस्टम को ऑप्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं उन डिडक्शंस की, उन एग्जेम्पशंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सैलरी हेड में। तो इनकम अंडर हेड सैलरी में कुछ आपको बेनिफिट्स मिला करते थे। अगर आप ओल्ड सिस्टम फॉलो करना चाहते हैं, ओल्ड वाला स्लैब आप फॉलो करना चाहते हैं, तो वो आपको डिडक्शन एग्जेम्पशन अभी भी मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आप नए वाले सिस्टम में आना चाहते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स छोड़ने पड़ेंगे। वो बेनिफिट्स हैं जैसे दोस्तों लीव ट्रेवल कंसेशन। आपको पता होगा अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपको आपके CTC स्ट्रक्चर में लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है, जिसके एवज में आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन भी मिलती है। तो ये डिडक्शन आपको दोस्तों छोड़नी पड़ेगी, ये एग्जेम्पशन आपको छोड़नी पड़ेगी अगर आप नए सिस्टम में आना चाहते हैं। इसी तरह दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस का बेनिफिट, ऑफिशियल एंड पर्पस अलाउंस का बेनिफिट, अलाउंसेस टू MPs MLA, अलाउंसेस ऑफ द इनकम ऑफ माइनर एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि आपको 50,000 रुपए की हर साल मिला करती है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स। ये वो कुछ डिडक्शंस है दोस्तों जो आपको भूलनी पड़ेंगी, आपको छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि सेक्शन 115 BAC की खास बात यही है। वो ये कहता है कि अगर आप नए टैक्सेशन सिस्टम में आना चाहते हैं, नया स्लैब फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको कुछ डिडक्शंस छोड़नी पड़ेंगी। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में जो आपको डिडक्शन छोड़नी पड़ेगी, वो है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं सैलरीड क्लास और बिजनेस क्लास पर्संस को, इवन मैं कहूंगा सभी लोगों को 2 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की एक डिडक्शन मिलती है इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में। तो वो डिडक्शन आपको यहाँ पर फोरगो करनी पड़ेगी दोस्तों अगर आप नए वाले सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपकी कुछ डिडक्शंस खत्म होंगी अंडर चैप्टर 6 से, और कुछ ऐसी डिडक्शन जो आपको इनकम बेस पर मिलती हैं। तो ये सारी डिडक्शंस जो हमारी कवर होती है दोस्तों वो सेक्शन 80 में कवर होती हैं, 80C से लेके 80U तक की। तो अब बात कर लेते हैं कि उन डिडक्शंस में कौन कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं जिसका अब हमें बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा अगर हम नए वाले टैक्सेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर 6A में डिडक्शन, जो कि आपकी इनकम बेस्ड डिडक्शन होती है। मतलब इनकम टैक्स ये कहता है कि अगर आपने कोई इनकम कमाई है तो हम उस इनकम की आपको डिडक्शन दे देंगे अगर आप ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करते हो।
तो वो सारी डिडक्शंस यहाँ पर दोस्तों बंद हो जाएंगी अगर आप नए वाले सिस्टम में फॉलो करेंगे, एक्सेप्ट वन डिडक्शन विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 80 JJAA। तो दोस्तों ये वो डिडक्शन है जो आपको मिलेगी अगर आप नए वाले सिस्टम में भी आ जाते हैं। बाकी कोई भी डिडक्शन जो आपको इनकम बेस्ड डिडक्शन मिला करती है वो आपको नहीं मिलेंगी अगर आप नए वाले सिस्टम को फॉलो करते हैं। सिमिलरली दोस्तों कुछ ऐसी डिडक्शन होती हैं जो एक्सपेंडिचर बेस्ड होती हैं, जैसे ATC, ATD या और भी कोई डिडक्शन जहां पर आप पेमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, एक्सपेंडिचर्स करते हो, उसके बाद आपको वो डिडक्शन मिला करती हैं। तो वो डिडक्शन भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है दोस्तों, सिवाय एक डिडक्शन के विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2। इसके अलावा आपको कोई भी डिडक्शन नए वाले टैक्सेशन सिस्टम में नहीं मिलेगी। तो आपको ATC, ATD या इस तरह की कोई और डिडक्शन जो आप अब तक क्लेम करते आ रहे थे उसका बेनिफिट आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप नए वाले सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं। तो दोस्तों अब एक बार देख लेते हैं नए वाले सिस्टम में और पुराने वाले सिस्टम में जो हमारे स्लैब डिफाइंड है वो किस तरह से डिफाइंड है। अगर मैं पुराने सिस्टम को फॉलो करता हूं तो कौन से एप्लीकेबल स्लैब होंगे, और अगर मैं नए वाले सिस्टम में आता हूं तो मेरे ऊपर क्या स्लैब लगने वाला है। तो दोस्तों ऑप्शन 1 मैंने यहाँ पर रखा है ओल्ड सिस्टम, जिसको मैं कह सकता हूं कि ये मेरा पुराना वाला सिस्टम है, और ऑप्शन 2 में मैंने रखा है न्यू सिस्टम को। तो ओल्ड वाले स्लैब में दोस्तों 2.5 लाख रुपए तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, अगले 2.5 लाख रुपए पर आपके पास 5% का टैक्स लगता था, और उसके बाद अगले 5 लाख रुपए पर आपके ऊपर 20% का टैक्स एप्लीकेबल था, और दोस्तों 10 लाख रुपए के ऊपर जो भी अमाउंट आता था उसके ऊपर आपका 30% का टैक्स एप्लीकेबल था। तो नए वाले सिस्टम में, नए वाले टैक्सेशन ऑप्शन में ये जो स्लैब बनाया गया है वो कुछ इस तरह है कि 2.5 लाख रुपए तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं रहेगा दोस्तों, अगले 2.5 लाख रुपए पर 5% है, इसका मतलब यहां तक कोई डिफरेंस नहीं है। फिर डिफरेंस जो आया है दोस्तों वो यहां से है कि अगले 2.5 लाख रुपए पे 10% का टैक्स है, फिर उसके बाद 2.5 लाख रुपए पे 15% का टैक्स है, फिर अगले 2.5 लाख रुपए पे 20% का टैक्स है, फिर 2.5 लाख रुपए पर 25% का टैक्स है, और 15 लाख रुपए से ऊपर अगर कोई भी इनकम जाती है तो उस पर 30% का टैक्स है। दोस्तों इस चार्ट को देखकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अब यहाँ पर मुझे दोस्तों जरूरत है एक एग्जांपल को क्रिएट करने की, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि अगर मेरी टोटल इनकम X अमाउंट बनती है तो उस X अमाउंट पर मुझे ऑप्शन 1 में टैक्स देना चाहिए या मुझे ऑप्शन नंबर 2 में टैक्स देना चाहिए। क्योंकि सम टाइम ऐसा हो सकता है दोस्तों किसी पर्सन के लिए उस इनकम पर ऑप्शन 1 बेनिफिशियल हो जाए और किसी दूसरे पर्सन के ऊपर ऑप्शन नंबर 2 बेनिफिशियल हो जाए, बिकॉज ये डिपेंड करेगा दोस्तों आपकी इन्वेस्टमेंट्स और आपकी डिडक्शंस पर, जो कि आप छोड़ दोगे अगर आप नए सिस्टम में आते हो। तो उस एग्जांपल को भी हम देखेंगे। मैंने एक एक्सेल शीट क्रिएट करी है ताकि आप उसमें अपना अमाउंट फीड करें, और जो भी आपके एप्लीकेबल अमाउंट है आप जैसे ही उन्हें वहां पर फीड करेंगे आपको वो रिजल्ट प्रोवाइड कर देगी कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। उस एक्सेल शीट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सरचार्जेस की। तो सरचार्ज में कोई डिफरेंस नहीं है, सरचार्ज जैसे पहले एप्लीकेबल था पुराने सिस्टम में अभी भी एप्लीकेबल होगा नए वाले सिस्टम में। तो एक बार सरचार्ज को क्विकली देख लेते हैं। 50 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई सरचार्ज नहीं लगता है। 50 लाख से अगर 1 करोड़ तक की आपकी इनकम होती है तो 10% ऑफ द इनकम टैक्स आपके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल है। सिमिलरली अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ की इनकम होती है तो 15% का सरचार्ज है। 2 करोड़ से 5 करोड़ की इनकम पे दोस्तों 25% का सरचार्ज आपके ऊपर लगेगा, और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो आपके ऊपर जो सरचार्ज लगने वाला है वो है 37%। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की कि अगर आप ये ऑप्शन अवेल करना चाहते हैं तो कैसे आप इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं और किसके पास एलिजिबिलिटी है इस ऑप्शन को अवेल करने की। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिविजुअल्स एंड HUF की। ये ऑप्शन केवल इंडिविजुअल और HUF को ही दिया जा रहा है कि आप या तो पुराने सिस्टम को फॉलो कर लें या आप नए टैक्स रिजीम में आके अपना टैक्स पे करें। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल टू द इंडिविजुअल एंड HUF हैविंग नो बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों उन लोगों की जिनका कोई बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं आता है। हम दूसरे फेज में बात करेंगे वो इंडिविजुअल और HUF जिनका बिजनेस और प्रोफेशन में इनकम आता है। तो दोस्तों वो इंडिविजुअल और HUF जिनके पास कोई बिजनेस इनकम नहीं है, कोई प्रोफेशनल इनकम नहीं है, उनके पास ऑप्शन है कि वो किसी भी साल किसी भी ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। वो चाहे तो एक असेसमेंट ईयर में
पुराने टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं, वो चाहे तो दूसरे असेसमेंट ईयर में किसी दूसरे टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं, वो अपनी चॉइस हर साल बदल सकते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। कंडीशन इतनी है, इंडिविजुअल एचयूएफ के पास कोई बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों कैसे डिसाइड करेगा एसएससी की हमें कौन सा ऑप्शन लेना है, ये डिपेंड करेगा उनके डिडक्शंस के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑप्शन 1 में डिडक्शंस का बेनिफिट मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2 में डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों, आपकी डिडक्शंस अगर ज्यादा बैठ रही हैं तो आप डेफिनेटली ऑप्शन 1 पर जाएंगे, अगर आपकी डिडक्शंस कम है तो आप डेफिनेटली ऑप्शन 2 पर जाना चाहेंगे। दोस्तों इस ऑप्शन को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं एवरी ईयर अलोंग विद योर रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब जब आप अपनी इनकम के टैक्स रिटर्न भरते हैं तो वहां पर आप यस और नो का ऑप्शन सेलेक्ट करके इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। दोस्तों अब इसके बाद बात कर लेते हैं उन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ की जिनके पास बिजनेस इनकम होती है। तो अभी हमने जो बात करी थी वो उन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को कवर किया था जिनके पास कोई बिजनेस इनकम नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं उन इंडिविजुअल और एचयूएफ की जिनके पास कोई बिजनेस इनकम भी होती है। तो दोस्तों वो इस ऑप्शन को अपने लाइफ टाइम में एक ही बार अवेल कर सकते हैं, मतलब वो इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनके पास कोई भी बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम है वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में इस ऑप्शन को या तो ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 चेंज करने की अगर मैं बात करूं तो वो उनके पास केवल एक ही मौका है अपने लाइफ टाइम में ऑप्ट करने का। लेकिन इस बात का एक एक्सेप्शन भी है दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल और एचयूएफ का बिजनेस बंद हो जाता है या बिजनेस प्रोफेशनल इनकम आनी बंद हो जाती है तो वो इस ऑप्शन को फ्रिक्वेंटली अपना ईयर टू ईयर भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी बिजनेस इनकम कंटिन्यू रहती है तो ये ऑप्शन उनको केवल लाइफ टाइम में एक ही बार दिया जाएगा कि या तो वो ऑप्शन 1 को चूज कर लें या वो ऑप्शन नंबर 2 को चूज कर लें। देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। एन इंडिविजुअल और एचयूएफ हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कैन एक्सरसाइज हिज ऑप्शन ऑप्ट फॉर अ न्यू टैक्स रिजीम, वो नए टैक्स रिजीम में आ सकते हैं ऑफ रिड्यूस टैक्सेस जहां पर उनको कम टैक्स देना पड़े विद नो डिडक्शन। कंडीशन यहां पर डाल दी है दोस्तों, कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाली। अंडर सेक्शन 115 बीएसी ओनली वंस एट द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज। और दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है कि ये ऑप्शन केवल एक ही बार आपको दिया जाएगा फॉर अ प्रीवियस ईयर, शैल बी वैलिड फॉर द प्रीवियस ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर। और दोस्तों यहां पर क्लियरली लिखा गया है अगर आपने ये ऑप्शन एक बार चूज कर लिया है तो ये ऑप्शन आपका उस साल के लिए प्लस आने वाले हर साल के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। हालांकि इस बात का एक एक्सेप्शन है जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आपकी बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम बंद हो जाती है तो आप इस ऑप्शन को बार बार चेंज कर सकते हैं, आप हर साल उसको चेंज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वो इंडिविजुअल एचयूएफ जिनकी बिजनेस इनकम है, क्या वो इस ऑप्शन को विड्रॉ कर सकते हैं? द आंसर इज यस। वो एक बार अगर नए टैक्स सिस्टम में आ जाते हैं और वो चाहते हैं कि उस ऑप्शन को विड्रॉ करके वो पुराने सिस्टम में जाना चाहें तो ये ऑप्शन भी उनके पास अवेलेबल है, लेकिन लाइफ में एक ही बार ऑप्शन अवेलेबल होगा। दोस्तों देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ। ऑप्शन कैन बी विड्रॉन वंस इन अ लाइफ टाइम वेयर इट वाज एक्सरसाइज्ड बाय द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हैविंग बिजनेस इनकम इन द प्रीवियस ईयर other than the year in which it was exercised except where individual HUF ceases to have any business income। तो दोस्तों यहाँ पर वो सिंप्लिसिटी में ये कहना चाहते हैं अगर आपने एक बार ऑप्शन ले लिया तो उस साल को छोड़कर आप बाकी आने वाले किसी भी साल में उस ऑप्शन से विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन हम आपको एक ही बार देंगे दोस्तों, बार बार आपको ये ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम आनी बंद हो गई है तो उस केस में आप इसका विड्रॉल का बेनिफिट उठा सकते हैं, आपके पास फैसिलिटी है कि आप ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब सीधा चलते हैं हम अपनी एक्सेल शीट पर जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हम अलग अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम बनाएंगे, उस इनकम के बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो दोस्तों ये वो एक्सेल शीट है जिसमें मैं आपको अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा और आप किस ऑप्शन को चूज करें जिससे कि आपका टैक्स ज्यादा से ज्यादा बच पाए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया जिसमें मैं इनकम डाल देता हूँ दोस्तों 5 लाख रुपए की, और मान के चलते हैं 5 लाख रुपए की इनकम सैलरी की इनकम है,
तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ले ली है 50,000 रुपए की। एटीसी में जो इन्वेस्टमेंट्स है दोस्तों वो 1,50,000 की है। इस सिमिलरली एटीडी में जो हेल्थ इंश्योरेंस की डिडक्शन है वो 25,000 है। तो मेरी जो डिडक्शन बन जाती है दोस्तों टोटल वो बन जाती है 2,25,000 रुपए। और 5 लाख रुपए की इनकम में अगर मैं 2,25,000 रुपए की डिडक्शन माइनस कर दूं तो मेरी इनकम आती है 2,75,000 रुपए। 2,75,000 रुपए पर दोस्तों जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो 1,300 रुपए कैलकुलेट होगा। यहां पर मैंने सेक्शन 87A को इग्नोर कर दिया है क्योंकि 87A ऑप्शन नंबर 1 पर भी मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2 पर भी मिलेगा। तो अभी मैं मान के चल रहा हूं कि 87A एग्जिस्टेंस में नहीं है। अगर वो आप इंक्लूड भी कर लेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही केसेस में 5 लाख रुपए तक की इनकम में आपको 12,500 रुपए तक का रिबेट मिलने वाला है। तो यहाँ पर अभी 87A को इग्नोर कर देते हैं तो मेरा टैक्स बना है दोस्तों 1,300 रुपए। जबकि अगर मैं न्यू सिस्टम की बात करूं तो वहां पर दोस्तों मेरा जो टैक्स बनता है वो 13,500 रुपए बनता है क्योंकि उस केस में ना तो मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, ना मुझे 1,50,000 की एटीसी की डिडक्शन मिलती है और ना ही मुझे एटीडी की 25,000 रुपए की डिडक्शन मिलती है। तो वहां पर दोस्तों जो मेरा टैक्स आ जाएगा 13,000 रुपए आएगा। तो ऐसे में दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर मैंने समरी में यहाँ पर क्रक्स डाला है द न्यू टैक्स स्लैब रिजल्ट अ हायर टैक्स इन योर केस, तो ऐसे में आपको क्या ऑप्ट करना है, ओल्ड वाला स्लैब आपको ऑप्ट करना है और उस केस में आपका 11,700 रुपए का टैक्स सेव होता है। दोस्तों अब एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर इनकम कर देता हूँ 8 लाख रुपए एंड अगेन इनकम इज फ्रॉम सैलरी। तो यहाँ पर 50,000 रुपए की डिडक्शन है, 1.5 लाख रुपए की एटीसी में है और 25,000 रुपए की एटीडी में है। अब ऐसे में जो पुराने सिस्टम में जो टैक्स आएगा वो 28,600 आएगा, जबकि नए वाले सिस्टम में जो टैक्स आ रहा है दोस्तों 46,800 रुपए आ रहा है। तो अगेन मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि आपके लिए पुराना वाला सिस्टम ही बेटर है। एग्जाम्पल को और थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर इनकम में कर देता हूँ 12 लाख रुपए की, तो उस केस में मेरा पुराने वाले सिस्टम में जो टैक्स आ रहा है दोस्तों 1,11,800 रुपए आ रहा है, जबकि नए वाले सिस्टम में 1,19,600 रुपए आ रहा है। अगेन दोस्तों यहाँ पर आपको नए वाले सिस्टम में नुकसान हो रहा है। थोड़ा सा इनकम को और चेंज करते हैं दोस्तों। अब इनकम में कर देता हूँ लेट्स से 14 लाख रुपीज। तो 14 लाख रुपीज में दोस्तों आप देखेंगे पुराने वाले सिस्टम पर आपका जो टैक्स है वो 1,71,600 हुआ, जबकि नए वाले सिस्टम को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपका टैक्स आएगा 1,69,000। तो ऐसे में दोस्तों मेरी शीट ये कहती है नया वाला टैक्स सिस्टम आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है एंड उस केस में आपकी जो टैक्स सेविंग हो रही है वो 2,600 रुपए की हो रही है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि अगर आपकी इनकम 13 लाख रुपए के ऊपर चली जाती है, ऑल्दो मैंने इसका एग्जैक्ट ब्रेक इवन पॉइंट अभी कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन लमसम अगर मैं बात करूं तो 13 साढ़े 13 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम एक्सेस हो जाती है तो उस केस में आपके लिए नया वाला टैक्स सिस्टम ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है एज कंपेयर टू दी ओल्ड टैक्स सिस्टम। तो अब ये शीट आपकी हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में आपके फैक्ट्स और पैरामीटर्स के बेसिस पर कि आप कौन से वाले टैक्स सिस्टम को ऑप्ट करके ज्यादा टैक्स सेव कर सकते हैं। इस शीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि आप नए वाले टैक्स सिस्टम में कैसे जा सकते हैं, नए वाला टैक्स सिस्टम आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, और ये शीट डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ये डिटरमाइन करने में कि आपको नए वाले सिस्टम पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको मेरी इस वीडियो से रिलेटेड या इनकम टैक्स एंड जीएसटी से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं, इवन आप अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में भी मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर क्वेरी को डेफिनेटली आंसर करूंगा। मिलता हूं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।